ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के बेस पर कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। इसके बेस पर रिएक्शन के टाइप्स आपको समझाए थे और उसके बाद में हमने फाइनली क्या बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं लेक्चर की। मैं आपको ये समझा रहा था कि रेट किसे बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि रेट किसे बोलते हैं तो आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। रेट होता क्या है? देखिए, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ बार बार कि जब हम लोग किसी कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन करा रहे तो उसमें हम लोग क्या लेंगे? उसमें हम लोग लेंगे कोई ना कोई केमिकल। वो केमिकल यहाँ पर काम करेगा एज ए रिएक्टेंट। अब उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, केमिकल मिलाया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई और रिएक्टेंट से क्या बनना शुरू हो गया? प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्टेंट से हमेशा क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया तो इतनी बात आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया और रिएक्टेंट डिकम्पोज होना शुरू हो गया। मतलब रिएक्टेंट तो लगातार डिक्रीज़ होगा यहाँ पर और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी? डिक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगी। ये जो कंसंट्रेशन डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन। और ये किसी ना किसी टाइम में हो रही होगी ना भाई, कोई भी रिएक्शन है उसे टाइम तो लगेगा ही, ठीक? तो रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट का भी हो रहा है और प्रोडक्ट का भी हो रहा है, तो किसकी कंसंट्रेशन लेंगे? रिएक्टेंट की लेंगे या प्रोडक्ट की लेंगे? मैंने कहा किसी भी कंसंट्रेशन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान रखना है इन साइन का। अब रोल इन साइन का है तो मैं समझाने जा रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और ये जो साइन यहाँ पर यूज़ हो रही है, इनका क्या मतलब है, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल से थोड़ी सी बात आप समझोगे तब जाकर आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आप जरा समझिए बात को। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ये है, एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट लगातार कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है? समझो बात को ध्यान से। मैंने कहा T इज इक्वल टू, बल्कि ये कहो T1 इज इक्वल टू 0 पर। T1 इज इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही। इनिशियली जब टाइम बिल्कुल 0 है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, T इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो है R1 इज इक्वल टू 0.8 m। m का मतलब अमाउंट दिया है यहाँ पर कंसंट्रेशन में, मतलब इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? R1 इज इक्वल टू 0.8 मोल पर लीटर। अब समझ गए बात को? अच्छा, इनिशियली इसी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? P1 इज इक्वल टू 0। भाई आप इस बात को समझो, इनिशियली केवल रिएक्टेंट ही तो होते हैं, प्रोडक्ट तो नहीं होते ना। तो प्रोडक्ट इनिशियली क्या होते हैं बच्चों? 0। रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। अच्छा, कुछ टाइम बाद जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्ट वाले केस में क्या होगा? T या T2 इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेकेंड बाद की बात कर रहा हूं मैं। 100 सेकेंड बाद रिएक्टेंट का अमाउंट जब कम होगा तभी तो जाकर प्रोडक्ट बनेगा। भाई यहाँ पर कुछ कमी आएगी तब जाकर उधर बढ़ोतरी होगी। तो मैंने कहा 100 सेकेंड बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट तो घट के रह गए आपका 0.4 m रह गए, ठीक है? और जितनी कमी आएगी
आप देखो कितनी कमी आई यहाँ पर, इनिशियली 0.8 थे, कितने रह गए 0.4, कमी आई यहाँ पर 4 की, मतलब प्रोडक्ट इतने बने, मतलब इस पर प्रोडक्ट बने 0.4 m, मतलब जितनी यहाँ पर कमी आई उतने ही बन गए यहाँ पर। इनिशियली 0.8 थे, घट के ये रह गए, मतलब इतनी कमी आई और ये बन गए। ठीक है, तो दोनों का काम इक्वल होगा, मतलब जितना अमाउंट रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट तो होते हैं डिक्रीज और प्रोडक्ट होते हैं इंक्रीज। भाई तभी तो रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट घटेंगे प्रोडक्ट बनेंगे। समझ गए बात को? तो ये बात मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ नोट करके, ये बात मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट्स ऑलवेज डिक्रीज्ड। ओके, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होते हैं और यही कारण है रिएक्टेंट का जो साइन होता है, साइन सिंबल कैसा होता है बच्चों, वो नेगेटिव। रिएक्टेंट को लेते हैं नेगेटिव साइन से, एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज इंक्रीज्ड, और यही कारण है प्रोडक्ट का जो साइन लेते हो कैसा लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव। एक तो ये बात आप रिजर्व करके रखो, बिल्कुल सेव करके रखो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, रेट अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको रेट कैसे निकालते हैं। रेट का मतलब होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये रेट होता है ना, या फिर रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये रेट का मतलब होता है। अब ज़रा समझिए बात को, अब समझने वाली बारी है आपकी। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट निकल जाएगा। अच्छा ऐसे ही डेल्टा सी को लिख सकते हैं C2 माइनस C1, मतलब कहने का ये है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। हमेशा जब भी कोई चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा मतलब ये होता है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, प्रोडक्ट की भी दे रखी है। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूँ रेट अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो रेट अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट हो जाएगा R इज इक्वल टू माइनस के R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया, मैंने कहा ना रिएक्टेंट वाले, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार क्या होते हैं बच्चों, डिक्रीज, इसलिए क्या साइन आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस साइन आएगा, इसीलिए मैंने कहा रेट इज इक्वल टू माइनस के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। मतलब कहने का ये है, जब आप रिएक्टेंट की वजह से रेट निकालोगे, मतलब कंसंट्रेशन आपको रिएक्टेंट की गिवन हो, तो उस केस में आपको फॉर्मूला किस साइन से करना, शो नेगेटिव से, आपको नेगेटिव साइन यूज करना। ठीक है, और बाकी सब दे रखा है, दिस वन इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन इज फाइनल टाइम एंड दिस वन इज इनिशियल टाइम। लेकिन ध्यान रहे, चाहे तो रेट आप निकालो रिएक्टेंट से, चाहे निकालो प्रोडक्ट से, आंसर कैसा आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। माइनस साइन तो केवल किस बात को शो कर रहा है, बताइए किस बात को शो कर रहा है माइनस साइन, केवल कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज हो रही है।
ओके, चलो देखो, तो वैल्यू पुट करिए r इज इक्वल टू माइनस, बताइए R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 0.4, R1 की वैल्यू कितनी है? 0.8, अपोन में T2 की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 0, तो R इज इक्वल टू माइनस, देखो 0.4 प्लस के हैं और 0.8 माइनस के हैं, ये बचेगा माइनस के 0.4, अपॉन में कितना आएगा? 100, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो इसलिए रेट का आंसर पॉजिटिव में आ गया, तो ये हो गया 0.4 डिवाइड बाई 100, तो रेट आ गया बच्चों, इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हो गया रेट? रेट हो गया R इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, ये आ गया आपका आंसर। रही बात यूनिट की, यूनिट बताएंगे भी क्या होती है यूनिट, अभी बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब दूसरा केस चलाओ जरा, मैं कह रहा हूं कि रेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेट निकालना हो, मतलब आपको जो कंसंट्रेशन दी है वो रिएक्टेंट की बजाय किसकी दी है? प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उस केस में कैसे रेट निकालेंगे? तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा R इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन, और साइन लेना प्लस का, T2 माइनस T1, वैल्यू पुट करो यहाँ पर जी। P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.4 माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0, ठीक है। देखो P2 P1 और P2 पर टाइम कितना है? T2, और P1 पर टाइम कितना है? 0, ठीक है। ये करके करो सोल्व का, अभी भी आंसर वही आएगा, प्लस क्या आंसर आया? यहाँ से क्या बचेगा? 0.4 अपॉन में क्या बचेगा? 100, अभी भी आंसर वही आएगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, तो अभी भी आंसर कितना आएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, इतना आंसर, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, रेट चाहे तो आप लोग फाइंड आउट करें रिएक्टेंट की वजह से, चाहे आप फाइंड आउट करें प्रोडक्ट की वजह से, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ पर वही वैल्यू है, यहाँ पर वही वैल्यू है, ठीक। अब आप कहोगे सर फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क ये है, केवल हम लोग ये बताना चाह रहे कि अगर रिएक्टेंट की वजह से रेट फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो साइन दिखाने का पर्पज है वो क्या है? साइन दिखाने का पर्पज केवल यही है कि नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की लगातार इंक्रीज। आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर आएगा सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको या तो दी होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या दी होगी प्रोडक्ट की, दी हमेशा एक की होगी, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो वीडियो स्टॉप करके पहले आप लोग इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ओके, तो अब ये तो आप लोग समझे कि हम लोग रेट जो फाइंड आउट करते हैं वो रिएक्टेंट की वजह से या फिर प्रोडक्ट की वजह से कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको फाइनली समझाने जा रहा हूँ कि रेट की यूनिट क्या होती है, यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यूनिट निकालना वैसे बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। लेकिन यूनिट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यूनिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रेट होता है रिएक्शन का, ये हेडिंग 3 मानो आप, रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक को तो हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, और एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कभी कभी डिफरेंशियल रेट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं बताएंगे आपको भी।
देखिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कब निकालते हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये होता क्या है। देखिए बच्चों, एवरेज रेट का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहूं एवरेज रेट का मतलब होता है, एवरेज रेट हम तब निकालते हैं जब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो। जब टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में या फिर उससे पहली क्लासेस में फिजिक्स में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ना। ठीक उसी तरह है, अगर किसी भी चेंज में कोई चेंज हो रहा है, उस चेंज में अगर टाइम इंटरवल का गैप ज़्यादा है, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट का मतलब होता है लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन में चेंज लार्ज हो, अपॉन लार्ज चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये होता है एवरेज रेट। मतलब इसे हम लोग ये कह सकते हैं आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज रेट को हम लोग डेल्टा से करते हैं रिप्रेजेंट, ये हुआ एवरेज रेट। और एक होता है इसके साथ का ही जो दूसरा पार्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों प्लस माइनस स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यह होता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल टाइम। ठीक है, ये भी प्लस माइनस ही आएगा। मतलब कहने का आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। इसे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन। शायद आपने थोड़ा सा ये साइंटिफिक टर्म है कुछ। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करके, तोड़ तोड़ के छोटा कर दीजिएगा, स्मॉल कर दीजिएगा। मतलब जब किसी भी वैल्यू में चेंज कितना है, कैसा आएगा, स्मॉल, छोटा सा चेंज आएगा, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे मान लिया कोई मैं हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ से स्कूल गया। अब यहाँ से स्कूल की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब जैसे ही मैंने यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करी, अब ऐसा तो है नहीं कि 40 की स्पीड से मैंने स्टार्ट करी और बस रास्ते में कुछ भी मिला, चाहे मैंने रिक्शा मिली, कोई मिला, उसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने 40 की स्पीड से ही। अब मुझे बीच में ब्रेक तो मारने पड़ेंगे ना, तो कहीं पर मेरी स्पीड 40 होगी, कहीं पर 30 होगी, कहीं पर 20 होगी, कहीं पर 50, ऐसे करके वो चेंज होगी ना। वहाँ से मेरे से किसी ने पूछा कि आप किस स्पीड से आए हैं, मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं, एवरेज, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है। तो मैंने कहा कहीं पर 20 भी रही है, कहीं पर 30 भी है, कहीं पर 40 भी है। मतलब एवरेज मान के चलो, एवरेज मेरी स्पीड कितनी रही है, 35। एवरेज मतलब जितने भी चेंज हो रहा है, जब गैप ज़्यादा होता है, जब चेंज बड़ा होता है, तो उस केस में क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। और मैंने कहा कि अभी बताओ, अभी तुम्हारी स्पीड क्या है इस पॉइंट पर, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर निकालना हो रेट, कि बताइए अभी क्या रेट है, तुरंत इमीडिएटली, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जब चेंज कैसा हो, स्मॉल। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि आर एवरेज, जो एवरेज रेट है वो कन्वर्ट हो सकता है आर इंस्टेंटेनियस में। कब हो सकता है, जब लिमिट टी टेंड्स टू 0, जो टाइम हो वो 0 की तरफ टेंड करे, मतलब टाइम इतना छोटा हो, स्मॉल हो कि वो बिल्कुल न के बराबर हो, 0 ना हो लेकिन 0 के बराबर हो, तो उस केस में हम लोग एवरेज रेट को
इंस्टेंटेनियस रेट मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सामने क्या समझाया, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब चाहे तो एवरेज रेट हो और चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम। कारण क्योंकि इस वाले केस में भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, भले ही वो लार्ज हो, और इस वाले केस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, भले ही वो स्मॉल हो। यूनिट दोनों की सेम है, इसलिए मैंने यूनिट पढ़ाने से पहले आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों कि रेट की यूनिट होती क्या है, यूनिट निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी आप लोग इसे वीडियो स्टॉप करके नोट करिएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों ये। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट की, ठीक है। तो हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, जो भी नंबर होगा, यूनिट ऑफ रेट। ध्यान रहे यूनिट दोनों की सेम ही होगी, चाहे तो एवरेज वाला केस हो और चाहे हो इंस्टेंटेनियस वाला केस। देखिए, अगर मैं आपको कहूं इफ concentration of reactant or product is given, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या दी हो, कंसंट्रेशन, तो इस केस में रेट का फॉर्मूला हो जाएगा रेट प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। होगा नहीं होगा, ये होगा ना। अच्छा, तो किसी भी वैल्यू की यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब यहां रखनी है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। सबको पता है, सब बच्चों को, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो अपॉन में क्या आएगा, सेकंड। तो यूनिट बन जाएगी यहां पर रेट की मोल पर लीटर पर सेकंड। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन दी हो आपको रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो उस केस में आपको ये लगानी है यूनिट। अच्छा, एक बात और, मान लिया आपको टाइम से उसमें मिनट में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। आवर में दे दिया मोल पर लीटर पर आवर, वो तो टाइम अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। अब दूसरा केस समझो जरा एक और। कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दिए होते हैं ना, वो गैसियस स्टेट में दिए होते हैं। तो गैसियस स्टेट में हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर यूज़ करते हैं। तो जब गैसियस स्टेट में होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन के बदले क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर। तो वहाँ पर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ बात में यहाँ पर। कभी कभी ऐसा हो सकता है, इफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जब ये गैस में होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब ये गैस की फॉर्म में होगा, इफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, तो वहां पर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा बच्चों। वहां पर क्या होगा, वहां पर रेट हो जाएगा रेट प्लस माइनस, वहां पर होगा चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा बच्चों, आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रेशर अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, इस केस में ही रखना पड़ेगा आपको। तो बताओ अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, एटमॉस्फेयर, बार, बहुत सारी होती है। तो जिसमें दिया हो तो ये हो जाएगा, हमने मान लिया एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। और अगर दिया हो आपको बार में तो ये हो जाएगा इतने बार अपॉन सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा, बार पर सेकंड। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे बच्चों, सभी बच्चे, कि रेट की यूनिट क्या क्या हो सकती है। भाई अगर कंसंट्रेशन दी हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन में टाइम की यूनिट। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट हो तो मिनट, और अगर आवर हो तो आवर्स, अकॉर्डिंगली ये हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर प्रेशर दिए हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कब होगा, जब रिएक्टेंट गैस की फॉर्म में हो और प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में, तब ऐसा होगा। तो अभी सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके ये पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने आपको रेट के रिगार्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, रेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, रेट की डेफिनेशन, रेट के टाइप्स, स्पीड किसे बोलते हैं, वेलोसिटी किसे बोलते हैं, ये सब कुछ हमने आपको समझाया आज। और फाइनली हमने किस बारे में बात करी, यूनिट ऑफ रेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ये जो रेट है इसके ऊपर अलग अलग टाइप के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, कुछ ग्राफ, ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट जो रेट से कनेक्टेड है वो आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।